गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को हम एसआई की एक स्पेशल सीरीज़ लेके आ रहे हैं 25 क्वेश्चन की। अभी मैंने 2-3 ईपीएफओ की भी बनाई हैं। ईपीएफओ का कुछ स्पेशल है जिसमें लेबर लॉ और कॉमर्स, ऑडिटिंग, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, तो वो उनके कुछ स्पेशल सीटें ज़रूर मैंने बना दी हैं। अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो वो देख सकता है। दूसरे, ये जो मैं एसआई के लिए देने जा रहा हूँ, ये एसआई के लिए स्पेशल है। यानी एसआई में इसमें भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित आज जो है सीरीज है, ये भू राजस्व संहिता 2006 क्या है? भू राजस्व संहिता 2006 से संदर्भित जो आपके प्रश्न हैं वो आपके इसमें दिए जाएंगे। तो आज एसआई स्पेशल सीरीज 1 में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ पहला मेरा प्रश्न शुरू होता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है, आबादी से तात्पर्य क्या? आबादी का तात्पर्य या आबादी से तात्पर्य, आपको इस तरीके से प्रश्न मिल जाएगा। अब आबादी का तात्पर्य यानी आबादी का अर्थ, आप कोई इतना भी कह सकता है, ओनली आबादी, तात्पर्य हटा दें, ठीक। अंडरस्टूड है। आगे क्या करना है? अब आप ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 ऑप्शन है, किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से, यानी किसी गांव के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए किया गया हो। किसी गांव का ऐसा क्षेत्रफल जो किसी गांव के रहने वाले लोगों के लिए संरक्षित किया गया हो, प्रयोजन किया गया हो, या उनके लिए अवस्थित किया गया हो। पहला प्रश्न, ठीक है। यानी गांव में रहने के लिए, लोगों के लिए वो भूभाग, वो क्षेत्र, ये। दूसरा, हरे वृक्षों के लिए। दूसरा ऑप्शन बी क्या है? हरे वृक्षों के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या है? कुओं के लिए। काहे के लिए? कुओं के लिए। और आपका चौथा ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, वह क्षेत्र जिसमें गांव वाले रहते हैं, गांव वाले रहते हैं। दूसरा, हरे वृक्षों के लिए, हरे वृक्षों के लिए। दूसरा सी क्या हो गया? कुओं के लिए। और चौथा क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी गांव में रहने वाले के लिए जो प्रयोजित किया गया क्षेत्र वो हो गया, हरे वृक्षों के लिए हो गया, और कुओं के लिए हो गया। क्योंकि हर गांव में आप देखते हैं हरियाली भी होनी चाहिए, हरे वृक्ष भी होने चाहिए। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति वृक्ष लगाए, पर्यावरण शुद्ध रखे, 40%, 33% कम से कम जो है आपके वनाच्छादित जगह होनी चाहिए, है कि नहीं? इसी तर्ज पर तो नोएडा वगैरह बना है। और दूसरे, कुओं के लिए गांव होगा तो कुएं भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आबादी का तात्पर्य इन सब से हो गया। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू हुआ? क्या?
राजस्व संहिता कब से लागू हुई? या प्रवर्तन में कब से आई? क्या कह सकते हैं? प्रवर्तन, है ना, कुछ भी कहा जा सकता है। अब वो कौन सी तिथि है? 18 दिसंबर 2015 या 20 नवंबर 2012 या 15 अक्टूबर 2014 या 20 मार्च 2013। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 18 दिसंबर 2015। 18 दिसंबर 2015 से राजस्व संहिता 2006 प्रवर्तन में आई। क्लियर? काय में आई? प्रवर्तन में आई, लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत का तात्पर्य। अगला प्रश्न क्या है? ज्योत का अर्थ। ज्योत का अर्थ। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं? भू खातेदारी, पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के लिए अधीन भूमि, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? भू खातेदारी, क्या हो जाएगा? पट्टे और अनुदान के लिए भूमि। अब देखिए ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी ज्योत में क्या क्या आ जाएगा? ज्योत में आ जाएगा भू खातेदारी, पट्टे भी आ जाएंगे, अनुदान के लिए भूमि भी आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बी, सी और डी। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टैगिया रोपवानी क्या है? क्या है? टैगिया रोपवानी। टैगिया रोपवानी ये क्या है? टैगिया रोपवानी क्या है? वनोरोपण प्रणाली, वृक्षारोपण तथा कृषि के साथ साथ प्रारंभ में फसल का भी विकास हो, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? वनरोपण प्रणाली। दूसरा क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण के साथ साथ, यानी कृषि और वृक्षारोपण, यानी वन रोपण प्रणाली और वृक्षारोपण तथा कृषि दोनों। और क्या हो जाएगा? फसल का भी विकास। फसल का भी विकास यानी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी क्या हो जाएगा? ऑल। यानी क्या क्या हो जाएगा? टैगिया रोपवानी का मतलब है वनोरोपण प्रणाली, वनों को कैसे रोपित किया जाए, कृषि और फसल दोनों एक साथ कैसे किए जाए, और पहले फसल का प्रारंभिक विकास और विकास। यानी ये सारी चीजें मिलकर के आपकी क्या कही जाएगी? टैगिया रोपवानी।
क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, संहिता भू राजस्व संहिता 2006 का सांख्यांक क्या है? सांख्यांक क्या है? भू राजस्व अधिनियम 2006, भू राजस्व अधिनियम 2006 की संख्या क्या है? वो तो मैंने बताया कब लागू हुआ था, 18 दिसंबर 2015 में लागू हुआ, लेकिन संख्या क्या है? यह है संख्या 8, संख्या 8 2012। क्या होगा आंसर? संख्या 8 यानी उत्तर प्रदेश अधिनियम। इसके पहले क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 8 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक मार्ग गली, सेतु, नदी, तल आदि पर हक दिलाना होता है। क्या है? सार्वजनिक, क्या क्या हो गया? सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी, यानी सार्वजनिक मार्ग। प्रश्न क्या कह रहा है? सार्वजनिक मार्ग में, सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी आदि पर हक दिलवाना किसका काम है? आदि पर हक दिलाना किसका काम है? ग्राम प्रधान का, पटवारी का, है ना, अधिकार वाले भूमिधर का, अधिकार वाले भूमिधर का, या राज्य सरकार का? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। यानी क्या कह सकते हैं? राज्य सरकार का काम है। क्या है? सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी के लिए क्षेत्र दिलाना किसका काम है? उत्तर प्रदेश सरकार का, यानी राज्य सरकार का। अगला प्रश्न आपका है, क्या है? लगान की गणना कौन करता है? क्या है? लगान की गणना कौन करता है? लगान की गणना कौन करता है? प्रश्न आपका क्या बना है? लगान की गणना कौन करता है? लगान पिक्चर भी आई थी ना, है ना? तो अब ये लगान की गणना कौन करता है? लगानी तो है सबसे ज्यादा भू राजस्व इनकम देने वाला, है ना। ये आजकल केवल जो है बाहरी इनकम वाले विदेशों में जाकर के सेवा करना, कंप्यूटर की सेवा करना और ले आना, वो चीज अलग थी। लेकिन जो मेन सरकार की आय क्या है? यही तो है, लगानी तो है। पहले लोगों के पास जमीन ज्यादा हुआ करती थी, लगान नहीं दे पाते थे तो दूसरे के नाम पट्टे करते थे, दे देते थे कि वो लगान देगा, है कि नहीं। यानी जमीन से इतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि लगान देने के लिए पैसे आ जाएं। तो अब कौन करता है? तहसीलदार। क्या है? तहसीलदार।
और क्या है? सह कलेक्टर। एक हो गया तहसीलदार, सह कलेक्टर, और क्या हो गया? कलेक्टर, और क्या हो गया? सभी, यानी ये सभी। यानी लगान की गणना कौन करता है? तहसीलदार करता है, सह कलेक्टर करता है, कलेक्टर करता है, या फिर ऑल सभी करते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सह कलेक्टर। क्या होगा? सह कलेक्टर होगा ये। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भू राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका अंतिम आदेश चलता है? भू राजस्व संहिता 2006 में भू राजस्व निर्धारण का अंतिम आदेश किसका चलता है? राज्य सरकार का। किसका चलेगा? राज्य सरकार का। अंतिम आदेश किसका चलेगा? ऑप्शन नहीं बोले, राज्य सरकार का। ठीक है। अब अगर भू राजस्व संहिता 2006 के हिसाब से क्या कह रहा है? बकाया भुगतान न करने पर, क्या? बकाया भुगतान न करने पर, यानी क्या होगा? गिरफ्तारी और निरोध की धारा। गिरफ्तारी और निरोध की धारा। यानी अगर आपने लगान चुकता नहीं किया गया, आपका बकाया है, आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, तो कौन सी धारा के तहत आप गिरफ्तार और निरुद्ध किए जा सकते हैं? क्या होगा? किस धारा के अनुसार? आपने सुना होगा अक्सर कि फलाना किसान गिरफ्तार हो गया, नोटिस आती है। बकाया जमा करने के लिए आपको काफी सरकार कोशिश करती है, सहूलतें देती हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, लेकिन जब आप नहीं पे करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है। तो वो कौन सी धारा के तहत? धारा 171। यानी धारा 171 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 का विस्तार क्षेत्र क्या है? विस्तार क्षेत्र क्या है? क्या होगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा?
क्या आंसर होगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? संपूर्ण उत्तर प्रदेश। रिसीवर कौन नियुक्त करता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के अनुसार रिसीवर यानी प्रामक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के अनुसार रिसीवर या प्रामक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? आयुक्त। आयुक्त यानी कमिश्नर। यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व व्यवस्था के तहत रिसीवर या प्रामक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? कमिश्नर। आप जानते हैं कई जिलों को मिलाकर के कमिश्नरी होती हैं और उत्तर प्रदेश में ये कमिश्नरियां 18 भागों में बटी हैं, यानी 18 मंडल है। मंडल क्या है? कमिश्नरी क्षेत्र है। क्लियर? और वो कमिश्नर नियुक्त करता है रिसीवर या प्रामक। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन करता है? क्या है? स्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश, यानी कुर्की का आदेश कौन करता है? कौन करता है? ये करता है कलेक्टर। कौन करता है? कौन करता है? कलेक्टर करता है। यानी स्थावर जो स्थायी संपत्तियां हैं उनकी कुर्की का आदेश कौन करता है? कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। दूसरा, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा में उपबंधित हैं? खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद किस धारा से उपबंधित हैं? किस धारा से उपबंधित हैं? किस धारा से हैं? धारा 150। कौन सी धारा है? धारा 150। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? धारा 150। ये भू राजस्व संहिता 2006 एसआई में तो काम आएगी, लेखपाल के लिए भी काम आएगी। किसके लिए काम आएगी? लेखपाल के लिए भी काम आएगी। नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है? स्थावर संपत्ति विक्रय किसके द्वारा किया जाएगा? अभी इस तरह का मिलता जुलता प्रश्न आया हुआ है। किसके द्वारा होगा? सरकार के द्वारा। क्या उत्तर होगा?
सरकार के द्वारा। और सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है, जोत की कुर्की किस धारा में उपबंधित है? जोत की कुर्की, जोत की कुर्की का उपबंध। जोत की कुर्की का उपबंध, यह प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे? कौन सी धारा है? सोचो जरा। धारा 175, धारा 175, धारा 175। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद की पुनरावलोकन की शक्ति किस धारा में है? राजस्व परिषद की पुनरावलोकन शक्ति, ये राजस्व परिषद की पुनरावलोकन शक्ति किस धारा में है? राज्य के पुनरावलोकन की धारा 225। क्या है? धारा 225, धारा 225। संहिता के संदर्भ में अगला प्रश्न है, संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसमें है? संहिता, भू राजस्व संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? आयुक्त को। किसको दी गई है? आयुक्त को। जंगम संपत्ति कौन सी संपत्ति है? जंगम, जंगम संपत्ति की कुर्की, जंगम संपत्ति की कुर्की किस धारा के तहत होगी? धारा 172। जंगम संपत्ति की कुर्की किस धारा के तहत होगी? धारा 172। नेक्स्ट है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला क्या कहलाता है? गांव के किसी भूखंड को एक विशिष्ट क्रमांक के अंदर दर्शाने वाला क्या कहलाता है? खसरा। क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। नेक्स्ट, ग्राम के सीमा चिन्हों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में है? ग्राम के जो सीमा चिन्ह होते हैं उनको बिगाड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उनके नुकसानी का प्रावधान किस धारा में है? क्या होगा? किस धारा में है? यानी गांव के सीमा के चिन्हों का नुकसान करने वाले के लिए नुकसानी का प्रावधान किसमें? 227। यानी गांव के सीमांकन के जो चिन्ह हैं उनको मिटाने के लिए, उनकी भरपाई के लिए उस पे धारा कौन सी लगती है?
सेक्शन 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिक्रमण आदि के लिए सख्ती कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? अतिक्रमण आदि के लिए किसी सरकारी जमीन पर, किसी सार्वजनिक जमीन पर कोई अगर निर्माण कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो कौन सी धारा के तहत उसको हटाया जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सी धारा हो जाएगी? 226। क्या हो जाएगी? 226। नेक्स्ट है, भू राजस्व संहिता की प्रथम अपील की परिसीमा कितने दिन की होती है? जो आपको नोटिस जारी की जाएगी, कितने दिन की है? 30 डेज की। जो कितने दिन की हो जाएगी? 30 दिनों की। अपील की सीमा, ठीक है, जो राजस्व अपील की सीमा कितने दिनों की दी जाएगी? 30 दिन। नेक्स्ट है, भू राजस्व संहिता की द्वितीय अपील की परिसीमा। भू राजस्व की दूसरी अपील, देखिए जो फर्स्ट अपील थी वो 30 दिन, और सेकेंड अपील 90 डेज। सेकेंड अपील 90 डेज। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, क्या है? भूमिधर द्वारा, क्या? भूमिधर द्वारा भूमि पर भू राजस्व का भुगतान का दायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? भूमिधर द्वारा धारित भूमि, जो भूमि लिए हुए है, तो भू राजस्व भुगतान का दायित्व किस धारा के तहत आता है? धारा 153, 153। यानी जो आपने भूमि धारण की है, तो उसका लगान का जो आपका भुगतान का दायित्व है वो किस धारा के तहत है? यानी 153 के तहत है। इसी के साथ ये हमारी भू राजस्व संहिता 2006 से संबंधित स्पेशल 25 क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे और मुस्कुराते हुए एग्जाम दे करके आएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली सीरीज में।